नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। तो आप सब लोगों ने मुझसे बहुत डिमांड की कि तंदूर कांड मर्डर जो केस है उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो आप सब लोगों की डिमांड पे, आप सब लोगों की ख्वाहिश पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और तंदूर कांड जो है, जो नैना सहानी का मर्डर हुआ था और उसमें किस तरह से तंदूर कांड सामने आया जिसने देश ही नहीं दुनिया भर के सभी लोगों को चौंका के रख दिया। एक ऐसा कांड जिसकी तपिश ने पूरे देश को भून डाला और तपा डाला। हर एक की ज़ुबान पे एक ही नाम था, सुशील कुमार नैना सहानी। सुशील कुमार नैना सहानी। अब सुशील कुमार और नैना सहानी कौन थे? सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ। सुशील कुमार एक यूथ कांग्रेस कमेटी के नेता थे और नैना सहानी भी काफ़ी अग्र नेता थी यूथ कांग्रेस की। और ये दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करके ज़ाकिर हुसैन जो कॉलेज है दिल्ली में, तो वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी करके इन दोनों में एक तरह से दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदली और उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। बट इस कहानी में जो आगे होता है उसके अंदर एक और किरदार घुसता है जिसके वजह से, या कहें कि जिस नाम की एंट्री से ये कांड जन्म लेता है उसका नाम था मतलूक करीम। मतलूक करीम वो भी एक यूथ कांग्रेस का नेता ही था और वो भी सुशील कुमार और नैना सहानी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। और नैना सहानी और मतलूक करीम में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और ये बात जो है सुशील कुमार को भी पता थी। बट उस टाइम पे सुशील कुमार और नैना सहानी एक रिलेशनशिप में थे, तो सुशील कुमार ने ये सब चीज़ों को इतना सीरियसली लिया नहीं और उसने नैना सहानी से शादी कर ली। शादी करने के बाद क्या था कि कुछ महीनों के बाद इन दोनों के बीच में एक टॉपिक को लेकर काफ़ी झगड़ा होता था और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इनकी नोकझोंक होती थी। और वो होती थी इसलिए कि सुशील कुमार जो था उसको ये लगता था कि नैना सहानी और मतलूक करीम ये दोनों करीब आ रहे हैं और इन दोनों की दोस्ती गहराती जा रही है और नैना सहानी और मतलूक करीम एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो ये चीज़ें जो थी काफ़ी तूल पकड़ रही थी और सुशील कुमार बेकाबू होता जा रहा था। तो 2 जुलाई 1995 का दिन आता है। 2 जुलाई 1995 को सुशील कुमार जब घर आता है तो इनका घर जो है वो आईटीओ के सामने एक गोल मार्केट है और गोल मार्केट में इन दोनों का घर था। और जैसे ही सुशील कुमार घर आता है, घर आने के बाद वो देखता है कि नैना सहानी फ़ोन पे बात कर रही है और नैना सहानी ने जब देखा, जैसे ही देखा कि सुशील कुमार आया है तो वो फ़ोन रख देती है। तो सुशील कुमार को इस बात से काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा कि वो उसके पास जाता है, नैना सहानी के पास, उसको बोलता है कि किससे बात कर रही थी। तो नैना सहानी जो है बात को गोलमोल कर देती है और बोल देती है कि किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। तो सुशील कुमार का
दिमाग जो है काम करता है और वो क्या करता है कि फ़ोन उठाता है और रीडायल का बटन दबा देता है। जैसे वो रीडायल का बटन दबाता है, दूसरी साइड से जो इंसान फ़ोन उठाता है उसका नाम था मतलूब करीम। तो सुशील कुमार नैना सहानी से कहता है कि जैसे वो फ़ोन उठाता है मतलूब करीम, तो वो हेलो हेलो करके फ़ोन काट देता है। तो सुशील कुमार भी आगे से कुछ नहीं बोलता है और फ़ोन रखने के बाद वो नैना सहानी से काफ़ी झगड़ाता है। उसको बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोला तुमने, आगे तो मतलूब करीम था, तुम कह रही हो कि रॉन्ग नंबर है। तो उनका झगड़ा काफ़ी बढ़ गया और सुशील कुमार जो था वो काफ़ी गुस्से में आया। तो सुशील कुमार क्या करता है कि भागा भागा अपने कमरे में जाता है और उसके पास एक लाइसेंसी बंदूक थी, पिस्टल था, और वो पिस्टल ले आता है और उस पिस्टल में 3 गोलियां थी। और वो पिस्टल लेके आता है तो नैना सहानी के सामने तान देता है। तो नैना सहानी घबरा जाती है और जैसे ही वो झगड़ा और बढ़ता है तो वो क्या करता है, गोली चला देता है। तो पहली गोली जो है वो मिस फायर हो जाता है, वो छत पे लगती है। जैसे छत पे लगती है तो नैना सहानी को लगता है कि शायद मुझे डराने के लिए उसने गोली चलाई है। तो नैना सहानी और बोलती है उसके आगे, झगड़ा बढ़ा देती है। तो जैसे ही वो बोलती है तो सुशील कुमार जो है वो फिर से गोली चलाता है और वो गोली जो है वो उसके गले पे लगती है। तो एक और गोली चलाता है, दूसरी गोली उसके सिर पे लगती है। तो यानी कि 3 गोलियां चलाता है और 3 गोलियों में से एक मिस फायर हो जाता है। 2 गोलियां जो हैं वो नैना सहानी को लगती हैं। तो सिर पे गोली लगती है, गले पे लगती है, तो नैना सहानी जो है वो उसी टाइम मर जाती है। तो जैसे ही वो मर जाती है तो सुशील कुमार जो है वो उसको एहसास होता है कि ये मैंने क्या कर दिया है और वो पछताता है अब कि क्या करूं, पर जो होना था वो हो गया। फिर उसके बाद उसके दिमाग में आया कि अब लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊं। तो पहले तो वो 5-10 मिनट सोचता है कि ये उसने क्या कर दिया है। उसके बाद क्या करता है, वो उसके घर में एक पॉलीथिन पड़ा था काफ़ी बड़ा, तो नैना सहानी की बॉडी को वो पॉलीथिन में डालता है और अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख देता है। उस वक्त उसके बाद मारुति 800 थी। तो उसके बाद क्या होता है कि वो घर वर साफ़ करता है, दीवारें साफ़ करता है, और जैसे नैना सहानी जहाँ पे गिरी थी वहाँ पे काफ़ी खून इकट्ठा हो गया था। तो उसने वो खून वून साफ़ किया, सारी जगह साफ़ की, और उसके बाद उसने गाड़ी लेकर वो घर से निकल गया। तो शाम के 6-7 बजे थे और अंधेरा हो गया था। तो उसके बाद क्या करता है, वो गोल मार्केट से होकर आईटीओ की तरफ चला जाता है। तो आईटीओ की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे जो आईटीओ का पुल है उसका इरादा था कि वो पुल के ऊपर से नैना सहानी की लाश को फेंकेगा और काम ख़त्म हो जाएगा। तो वो गाड़ी की डिग्गी में अपनी पत्नी की लाश को लेकर इधर उधर घूम रहा है, अंधेरा होने का इंतज़ार कर रहा है और लोगों के घर जाने का इंतज़ार कर रहा है। और वो क्या करता है कि 10 बजे तक वो वहाँ पे लेकर अपनी गाड़ी इधर उधर घूमता है और आईटीओ के ब्रिज पर पहुँच जाता है। और आईटीओ के ब्रिज पर पहुँचने के बाद वो उसको एहसास होता है कि लोग इधर उधर से आ रहे हैं और एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहे हैं, और सन्नाटा नहीं है। तो दूसरी बात ये थी कि उसको डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि वो यूथ कांग्रेस का नेता था और गाड़ी वाड़ी पे उसके स्टिकर वगैरह लगे हुए थे और लोग उसे पहचानते भी थे, क्योंकि आईटीओ से गोल जो मार्केट है वहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, तो आसपास के लोग सभी जानते थे। तो
उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि लोग उसको देखकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो कनॉट प्लेस में जहाँ पे कनॉट प्लेस में उसका एक ढाबा था, रेस्टोरेंट टाइप ढाबा था, जिसके बाहर तंदूर वगैरह लगा हुआ था, और दूसरे मतलब लोग काफ़ी 11-12 बजे तक वहाँ पे आते थे, काफ़ी फेमस हो गया था। तो उसने डिसाइड किया कि अभी मैं अपने ढाबे पे जाता हूँ और ढाबे पे जाने के बाद इसका कुछ करता हूँ। तो वो 10-10:30 बजे अपने ढाबे पर पहुँचता है, और ढाबे पे पहुँचने के बाद वहाँ पे जो उसका रसोइया था, उसके ढाबे पे जो काम करता था, उसका नाम था केशव। तो वो केशव को बोलता है कि सभी लोगों को बाहर भेज दो और ढाबे को खाली कर दो। तो केशव बोलता है कि अभी कुछ लोग खाना खा रहे हैं, तो क्या करें। तो उसने कहा कि जो खाना खा रहे हैं उन लोगों को आप रहने दो, बाकी जो हैं किसी को अंदर मत आने देना, और बोल देना कि ढाबा बंद हो गया है और अब खाना नहीं मिलेगा। तो उसके साथ कुछ और लोग भी काम करते थे, और उन लोगों को भी उसने कहा कि आप घर जाओ, सभी को घर भेज दिया। और कुछ लोग वहाँ पे सोते भी थे, तो उन लोगों को भी उसने कहा कि आप घर जाओ, आज यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो केशव को एक साइड पे ले जाके सारी बात बताता है। तो केशव जो था वो उसका काफ़ी भरोसेमंद था, वफ़ादार था, क्योंकि कई सालों से उस ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे काम कर रहा था। तो वो केशव को बोलता है कि इस लाश को ठिकाने लगाना है, कि अब इसका कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। तो केशव और जो सुशील शर्मा है, ये डिसाइड करते हैं कि नैना सहानी की लाश जो है, वहाँ पे वो तंदूर लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा वाला तंदूर था, और उसने सोचा कि उस तंदूर को देखकर उसको दिमाग में आइडिया आया कि जो नैना सहानी की लाश है वो इसमें डालकर उसको जला देगा और सबूत जो है वो मिटा देगा। तो केशव जो था वो भी डरता हुआ गाड़ी के पास जाता है, और वो दोनों लाश निकाल कर लाते हैं, और लाश को सुशील शर्मा क्या करता है कि तंदूर में डाल देता है। और तंदूर में डालने के बाद उसके ऊपर जो वहाँ पे क्या था कि जो कैंपेनिंग वगैरह करते हैं, अपने प्रचार वगैरह करते हैं, उसके कांग्रेस के पोस्टर वगैरह लगे हुए थे। सुशील शर्मा की फ़ोटो वगैरह जो थी उनमें थी। तो वो एक कैंपेनिंग के पोस्टर थे। तो सुशील शर्मा ने देखा कि आग जल नहीं रही है, तो उसने वो कैंपेनिंग के जितने भी पोस्टर वगैरह थे उसने वो मंगवाए, और उसने वो सारे के सारे पोस्टर जो थे वो अपने उस तंदूर में डाल दिए। तो आग और बढ़ गई। तो उसके बाद क्या था कि आग जैसे जैसे जल रही थी तो धीरे धीरे उसमें से स्मेल आने लग गई। तो जैसे स्मेल आने लगी तो कुछ लोग जो उसके ढाबे पर खाना खा रहे थे, बाहर जा रहे थे, तो उनको कुछ ऐसा लगा कि जैसे से स्मेल आ रही है, तो वो कोशिश कर रहे थे ये जानने की स्मेल कहाँ से आ रही है। तो केशव शर्मा ने सुशील शर्मा ने केशव को बोला कि सभी को बाहर ले जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो, गेट बंद कर दो। तो केशव क्या करता है कि केशव वो बोलता है कि आप सब लोग जाइए, पीछे हम जो है आग वगैरह थोड़ी सी लग गई है, तो हम उसको बुझा रहे हैं। तो ठीक है, सब लोग ने सोचा कि नॉर्मल बात है, ज़रा सी लगी होगी तो वो उसको बुझा रहे होंगे, तो वो चले जाते हैं। तो अब उस ढाबे में केशव और जो सुशील शर्मा थे वही दोनों बचे। तो धीरे धीरे क्या था कि जो तंदूर था उसमें से इतनी आग जल नहीं रही थी, तो केशव शर्मा जो था वो बेचैन हो रहा था कि जल्दी से जल्दी इस लाश को जलाकर वो रिलैक्स हो जाए कि अब सब कुछ सेट हो गया है। बट किस बुरी किस्मत इतनी जल्दी से साथ नहीं दे छोड़ने वाली थी। तो उसने क्या किया कि उसके साइड में ना एक मक्खन का कटोरा पड़ा हुआ था। तो होता है ना कि जैसे तंदूर होता है कि उसके साइड पे एक मक्खन घी टाइप कुछ होता है, तो जैसे रोटियां निकालते हैं तो उसके ऊपर लगाते हैं। तो
वो सारी की सारी सेटअप वैसे ही पड़ी थी। तो वहाँ पे एक डब्बे में मक्खन पड़ा हुआ था, काफ़ी सारा मक्खन था, मतलब आधा पौना किलो मक्खन होगा। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा मक्खन उसमें डाला तो वो आग जो थी वो बढ़ गई। तो वो धीरे धीरे मक्खन थोड़ा डाला, फिर दूसरी बार डाला, तीसरी बार, तो उसने देखा कि आग बढ़ रही है। तो उसने जल्दी जल्दी में वो सारा का सारा मक्खन लिया, वो सारा का सारा मक्खन जो था वो उसने तंदूर में डाल दिया। तो जैसे ही वो मक्खन तंदूर में डालता है तो वो तंदूर से आग की लपटें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इससे ऊपर भी क्या होना था कि जो रेस्टोरेंट था उसके ऊपर जो छत थी उसके साइड पे, जैसे उसको ढका हुआ था तंदूर को, तो वहाँ पे एक प्लास्टिक टाइप जो था वो एक तरपाल टाइप जो था वो लगा हुआ था। तो जैसे ही तंदूर में से आग निकली तो वो उस तरपाल को भी आग लग गई। तो उस तरपाल में जैसे ही आग लगती है तो वो जो तंदूर के साथ वाली दीवार थी उसके साइड पे गली थी। तो वो दीवार इतनी बड़ी नहीं थी, मतलब छोटी सी दीवार थी, कोई भी फांद के आ जा सकता था। उसके ऊपर लगी हुई तार वगैरह लगी हुई थी। तो उसके साइड में एक औरत थी, वो सब्जी बेचा करती थी वहाँ पे। तो जैसे ही वो आग निकलती वहाँ पे देखती है तो वो शोर मचाना शुरू कर देती है। उसको लगता है कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है। तो जैसे शोर मचाना शुरू कर देती है तो वहाँ पे एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जो थे वो जा रहे थे। उनका नाम था अब्दुल करीम गुंजू। अब्दुल करीम गुंजू जो हैं वो देखते हैं कि आग लग गई है। तो उन्होंने सोचा कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है। तो वो उसी गली के रहने वाले थे, तो पहले भी आते जाते थे रेस्टोरेंट में, जानते थे सुशील शर्मा को। तो वो अंदर रेस्टोरेंट के गेट पे जाते हैं, गेट खड़काते हैं और वहाँ पे केशव जो है वो बाहर आता है। तो बोलता है कि जो गुंजू है, अब्दुल करीम गुंजू, वो बोलते हैं कि क्या जला रहे हो, कि आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपके ऊपर छत पे भी लग गई है, तो आसपास की बिल्डिंग में भी खतरा है आग बढ़ने का। तो केशव जो है, केशव बोलता है कि जी सर, वो कुछ कैंपेनिंग के पोस्टर हैं वो जला रहे थे, तो बस आग बुझाने वाले हैं। तो उसने कहा कि ठीक है। तो अब्दुल करीम गुंजू है वो वहाँ से चला जाता है। तो जैसे वो मतलब अपनी गली में जाता है, अपने घर पे जाने के लिए वहाँ से मुड़ता है, तो वो देखता है कि आग जो है वो बढ़ती जा रही थी, वो कम नहीं हो रही थी। तो अब्दुल करीम गुंजू जो है वो फिर से जाता है और केशव को बोलता है कि यार ऐसा क्या जला रहे हो कि जो आग है वो बुझ ही नहीं रही है। तो केशव जो है वो बात को गोल मोल कर रहा था। तो जो गुंजू था वो कांस्टेबल, तो वो उसकी बेचैनी देखकर, उसकी हड़बड़ाहट देखकर वो भांप गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे दिखाओ क्या जला रहे हो। तो वो तंदूर के पास जाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो तंदूर के थोड़ा सा पास जाता है तो वो देखता है कि उसको थोड़ी सी स्मेल आती है। अ, मतलब काफ़ी, जैसे कांस्टेबल काफ़ी एक्सपीरियंस था, काफ़ी साल उसको पुलिस डिपार्टमेंट में हो गए थे। तो वो देखता है कि कोई कहीं से स्मेल आ रही है। तो उसको शायद भांप गया था कि इंसानी लाश जलने की बदबू आ रही है। तो वो और पास जाता है। तो जैसे ही वो तंदूर के पास जाता है तो उसको कुछ इंसानी हाथ टाइप कुछ दिखता है। एक हाथ जो था वो उसका ऐसे बाहर निकला हुआ था। तो वो आधा जला हुआ था। तो जैसे ही वो देखता है वो घबरा जाता है। तो वो क्या करता है, वो तुरंत वहाँ से बाहर आता है और वो फटाफट से सबसे पहला काम क्या करता है कि वो डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करता है, मैसेज भेजता है। तो जैसे ही मैसेज करता है तो पुलिस जो थी वो वहाँ पे आ जाती है, पीसीआर की गाड़ी आ जाती है। तो पीसीआर की गाड़ी जैसे आती है तो सुशील कुमार को पता लग जाता है कि अब उसकी पोल जो है वो खुल जाएगी। तो वो धीरे धीरे से क्या करता है, वो पीछे के रास्ते से खिसक लेता है। तो वहाँ पे तब कमिश्नर जो थे वो दिल्ली के, उनका नाम था मैक्सवेल परेरा। तो मैक्सवेल परेरा जो थे वो पर्सनली वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे तो लाश जल रही है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैक्सवेल परेरा वहाँ पे इंस्पेक्शन करता है तो वो देखता है कि यहाँ पे जो केशव था वो केशव तंदूर के पास खड़ा था और
पुलिस ने जैसे ही देखा कि इंसानी लाश जलाई जा रही है तंदूर में, तो वो केशव को पकड़ लेते हैं और उसको थाने ले जाते हैं। आग वाग बुझाई जाती है और लाश को फिर वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उस तरीके से वो हैंडल करती है पुलिस। उसके बाद केशव को पुलिस थाने में ले जाती है और पूछती है कि क्या माजरा है। तो केशव सारी बात बताता है कि क्या हुआ था, क्या उसके बॉस आए थे, और शुरू से लेकर आखिर तक कहानी सुनाता है सारी। तो उधर क्या होता है कि जैसे ही अगले दिन ये कहानी छपती है तो सारी दुनिया खौफ के मारे डर जाती है और सभी लोग पढ़ते हैं। सभी जगह पे हाहाकार मच गई। आसपास के लोग तो वैसे ही शहर उठे कि कहीं हमें ये इंसान के टुकड़े तो नहीं खिलाते रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी बातें जो थी वो लोग करने लगे। तो उसके बाद क्या होता है कि मतलूब करीम जो है, जब वो ये चीज़ पढ़ता है तो वो फटाफट से दिल्ली पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे वो कमिश्नर को मिलता है और वो उसको बोलता है कि ये लाश जो है ये नैना सहानी की है और इसको सुशील शर्मा ने ही मारा है। तो पुलिस पूछती है कि ये किस बेनाम पे आप कह रहे हो। तो मतलूब करीम जो है वो बताता है कि मुझसे नैना सहानी बात कर रही थी, उसके बाद इनका झगड़ा हुआ सुशील कुमार और नैना सहानी का। तो उसके बाद मैंने फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन लगा नहीं। उसने बताया कि किस तरह से सुशील कुमार ने फ़ोन किया था। तो वो सारी की सारी कहानी बताता है। तो पुलिस क्या करती है कि सुशील शर्मा के घर पे जाती है। तो वो पता चलता है कि सुशील शर्मा जो है रात से ही फरार है। तो शक और गहरा जाता है। जो सुशील शर्मा था वो एक्चुअल में बेंगलोर चला गया था। वो रातों रात बेंगलोर फरार हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे जाके अपना सिर वर मुड़वा लेता है, बाल वाल कटवा के गंजा हो जाता है। तो मतलब उसको कोई पहचान ना सके, वो इस तरह से अपना हुलिया बदल लेता है। तो अगले ही दिन वो क्या करता है कि 2 जुलाई बीत गई, फिर उसके बाद 3 जुलाई बीत गई, 4 जुलाई भी बीत गई। 5 जुलाई को वो क्या करता है कि अपना एक वकील को लेकर वो कहता है कि वो अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में पहुंच जाता है। तो जैसे वो कोर्ट में पहुंच जाता है तो उसकी भनक जो है वो दिल्ली पुलिस को लग जाती है कि ये अग्रिम जमानत के लिए वहाँ पे जा रहा है और कह रहा है कि मुझे खतरा हो सकता है, मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे अग्रिम जमानत चाहिए। तो इससे पहले कि वो अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देता तो दिल्ली पुलिस जो थी उसने वहाँ पे उसको जाकर गिरफ़्तार कर लिया ताकि वो अपनी बेल ना करवा पाए। तो उसको फिर दिल्ली लेकर आया जाता है। दिल्ली लेके आने के बाद जो दिल्ली पुलिस थी, दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ करती है। तो झूठ बोलने का कोई रीज़न था नहीं क्योंकि केशव सब कुछ बता चुका था। तो सख्ती दिखाती है पुलिस। तो फिर जो सुशील शर्मा था वो एक एक करके बताना शुरू करता है कि क्या क्या हुआ था, किस तरह से उसने मारा और किस तरह से उसने उसको तंदूर में जलाने की कोशिश की। तो उसने सारी की सारी जो अपनी कहानी थी वो बताई। उसके बाद पुलिस अपनी एफआईआर जो है वो मुकदमा जो है वो कोर्ट में लेकर जाती है। तो लोअर कोर्ट में उसका केस जाता है और जो लोअर कोर्ट थी उसने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कैटेगरी में आता है तो उसको फांसी की सज़ा दी गई। और फांसी की सज़ा की अपील सुशील शर्मा ने हाई कोर्ट में की। हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा और फांसी की सज़ा को फांसी की सज़ा में ही रहने दिया। सुशील शर्मा उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया, उसकी अपील उसने सुप्रीम कोर्ट में की। तो सुप्रीम कोर्ट का पैनल जो है वो बैठता है और वो डिसाइड करता है कि ये केस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो उसने उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। तो 95 में क्या होता था कि उम्र कैद यानी कि
14 साल 20 साल या जब तक उसकी उम्र है ताउम्र उसको अंदर रहना पड़ेगा। मतलब 3 तरह के उसके साल थे। तो उसमें लिखना पड़ता था कि इसको कितने साल की उम्र कैद की सज़ा तो लिखते ही थे, उसके बाद लिखना पड़ता था कि कितने साल के लिए इसको अंदर रहना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 20 साल की सज़ा उसको देती है और वो उसको जेल भेज दिया जाता है। तो वहाँ पे जो कमिश्नर था वो उसने उसको कहा भी था कि अगर तुम सिर्फ उसका कत्ल ही करते, उसको तंदूर में ना जलाते, तो शायद तुम्हें कम सज़ा होती और तुम्हारा जुल्म जो है वो, तुम्हारा क्राइम जो है वो भी रेयरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता, यानी कि जो 2 लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको दिया था। तो हो सकता था कि उसको कुछ सालों की सज़ा मिलती, बट जो काम उसने किया था 95 से पहले और 95 के बाद ना तो कभी ये ऐसा केस कोई सुनने में आया है और ना ही कोई ऐसा केस उसके बाद सुनाई दिया है। तो मतलब पूरे भारत में इस तरह का केस पहली बार हुआ था कि किस तरह से उसने सोचा कि इस तरह से लाश को भी ठिकाने लगाया जा सकता है। तो इसी एक उसके काम की वजह से उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई। तो लेटेस्ट अपडेट जो है वो यही है कि 2013 में उसने अपनी जो थी पेरोल के लिए अप्लाई किया और उसने कहा कि मुझे अब मेरी सज़ा बहुत हो गई है तो मुझे रिहा कर दिया जाए, तो मुझे भी पेरोल पे जो है वो मुझे पेरोल मिलनी चाहिए, रिहाई मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने कहा कि ठीक है, और वहाँ पे उसकी जो छुट्टियाँ थी, जेल में क्या होता है कि कैदियों को कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं, तो जब उसको रिहा किया जाता है या रिहा करने की अर्ज़ी दी जाती है तो वो छुट्टियाँ जो हैं वो भी काउंट की जाती हैं। तो 20 साल तो उसने सीधे सीधे काटे थे। 2013 में उसने पेरोल के लिए अप्लाई किया, 15 में उसकी जो अर्ज़ी थी वो मंजूर हुई, तो 20 साल तो उसने वैसे काटे थे जो पूरी पूरी सज़ा काटी थी, और 4 साल जो थे वो उसकी छुट्टियों के बनते थे। तो उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके पास अभी उसकी चिट्ठी गई हुई है कि जितनी भी उसने सज़ा काटी है वो बहुत है और इसको अभी रिहाई मिल जानी चाहिए। तो अभी वो पेरोल पे बाहर है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जैसे ही मंजूरी आ जाएगी तो उसको तिहाड़ जेल में वापस जाना नहीं पड़ेगा। तो वैसे भी ये तय ही है क्योंकि 20 साल तो उसने पूरे कर लिए और 4 साल और ऊपर कर लिए। तो अभी चिट्ठी का इंतज़ार है। वो दिल्ली में ही किसी किराए के मकान पे अपना नाम बदल कर रह रहा है और अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इसका कारण ये है कि कुछ सूत्रों से जैसे पता चलता है कि उसने कहा कि अगर मुझे लोग पहचानेंगे और पता चलेगा कि ये कांड जो है ये हुआ था 95 में, तो मेरा जीना जो है वो मतलब जी नहीं पाएगा, लोग जीने नहीं देंगे, क्योंकि सब लोगों के जहन में अब ताज़ा ही था तंदूर कांड। तो इसीलिए अभी वो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है, मीडिया के सामने नहीं आ रहा है और ना ही कोई कैमरा फेस कर रहा है। तो ये थी सुशील कुमार और नैना सहानी की तंदूर कांड की कहानी। एक ऐसा मर्डर और लाश को ठिकाने की एक तरकीब जो सुशील शर्मा ने सोची थी और जिसने पूरे देश को हिलाकर रख डाला था, उसकी कहानी थी। तो आप आगे कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो मुझे इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, तो मैं आपके पास बखूबी पहुंच पाया होऊंगा और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी थी। तो तब तक के लिए शब्बा खैर।